आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 का हम लोग ये भाग 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अगर नहीं देखे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। हम लोगों का आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, 2 ही भाग में ये पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसमें ज्यादा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि भारत पर हम लोग विदेशी आक्रमण पढ़ रहे हैं। तो जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे और मगध के अलग अलग मगध पर अलग अलग वंश के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सभी आक्रमणकारी के बारे में उस समय भी पढ़ेंगे। लेकिन इसको अलग से इसलिए पढ़ लिए कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन अलग से ही पूछा जा सकता है और ये समझ में थोड़ा अच्छा से आए, इसीलिए हम अलग इसको चैप्टर बनाकर क्या कर दिए, पढ़ा दिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण में 2 ही आक्रमणकारी के बारे में हम लोग हम बोले थे कि 2 ही आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से 2 ही आक्रमणकारी आए थे। पहला तो ईरानी आक्रमणकारी थे, ईरानियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनानी आक्रमणकारी के बारे में। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सिकंदर है। आपको पता है सिकंदर के बारे में, आप लोग जानते भी होंगे और नाम भी सुने होंगे। सिकंदर कौन था? पूरा विश्व विजेता बनने का सपना लेकर अपने यूनान से निकला था। एक मकदूनिया, एक छोटा सा जगह, एक छोटे से क्षेत्र मकदूनिया से पूरे यूनान पर कब्जा किया। यूनान के बाद ईरान पर कब्जा किया और ईरान के बाद अलग अलग क्षेत्रों को जीतते हुए कहां पर आया? भारत में आया और भारत को भी जीतना चाहता था, लेकिन भारत को जीत नहीं पाया। इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। बस आप इसको अंत तक देखते रहिएगा, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये हमको समझ में नहीं आया। और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिछला वाला में हम लोग पढ़े थे ईरान के बारे में। ईरान के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो आपको हम बताए थे कि ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या क्या पड़ा। आपको 4 प्रभाव लिखने हैं। कितने प्रभाव? 4 प्रभाव लिखने के। भारत पर ईरानी आक्रमण मतलब ईरानियों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, तो उसके 4 क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनानी आक्रमणकारी के बारे में किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है? सिकंदर के बारे में। सिकंदर, पिता का नाम क्या था? पिता फिलिप द्वितीय भी कह सकते हैं, द्वितीय। पूरा नाम फिलिप द्वितीय था, ध्यान रखिएगा। इसके पिता शासन कर रहे थे और इसकी शिक्षा हो रही थी। अब देखिए, ये शिक्षित हो रहा था, मतलब ये शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस समय जिस समय इसके पिता राजा थे। लेकिन एक और बात समझना है, सिकंदर को एक कुशल प्रशासक बनने की भरपूर शिक्षा दी गई थी, क्योंकि इसके पिता ने ऐसा, भले ही इसके पिता एक छोटे से जगह के राजा थे, मकदूनिया के राजा थे। इसके पिता कहाँ के राजा थे? मकदूनिया, ध्यान रखिएगा, मकदूनिया के राजा थे। लेकिन सिकंदर को ऐसी शिक्षा दिलवाए कि उनको पहले से भी सपना था कि हमारा बेटा क्या बने? राजा बने और कुशल प्रशासक बने। तो एक कुशल प्रशासक होने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए? आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर होना चाहिए, यानी एक कुशल योद्धा होना चाहिए, और सेनापति, खुद भी नेतृत्व कर सके। ऐसा नहीं कि खुद सेनापति है ही नहीं, खुद सेनापति नहीं नेतृत्व कर रहे हैं या युद्ध लड़ना नहीं जानते हैं, सेनापति के भरोसे युद्ध छोड़कर आए हैं, ऐसे थोड़े हो सकता है। एक कुशल राजा वही होता है जो खुद भी युद्ध करना जानता है, खुद भी युद्ध लड़ना जानता है और सेनापति की भूमिका निभा सके, ठीक है। और उसको भौगोलिक समझ हो, अपने इतिहास के बारे में समझ हो, वर्तमान परिस्थितियों की समझ हो, तत्कालिक निर्णय लेने का समझ हो। ये सब समझ कैसे विकसित होगा? एक अच्छे गुरु होने के कारण। अगर एक अच्छे गुरु मिल जाए तो ये सारे गुण किसी व्यक्ति में विकसित हो सकते हैं। अगर ये सारे गुण किसी व्यक्ति में विकसित हो गए तो एक कुशल प्रशासक बन सकता है। तो इसके गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु, ध्यान रखिएगा। सिकंदर के ये गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु, उनका नाम था, ध्यान रखिएगा, अरस्तु। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु द्वारा ही इसको शिक्षित किया जा रहा था। किसको? सिकंदर को। और दिमाग में शुरू से सिकंदर को डाला जा रहा था क्या? कि तुमको विश्व विजेता बनना है। विश्व विजेता बनना है क्या? विश्व विजेता बनना है। अब इसकी पिता की मृत्यु बहुत जल्द हो गई। क्या हो गया? इसके पिता की मृत्यु बहुत जल्द हो गई। आपसी संघर्ष के कारण इसके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने के बाद इसको कम उम्र में ही राजा बनना पड़ा। इसे उम्र उस समय 20 साल था। कितना था? 20 वर्ष में इसको क्या बनना पड़ा? राजा बनना पड़ा। लेकिन ये शिक्षित इतना हो गया था ना कि किसी को भी निपटाने के लिए तैयार था।
मतलब किसी को भी क्या कर दे, निपटा देगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको इतना ताकत मिल गया था। तो सबसे पहले मकदूनिया तो इसके हाथ में था ही, इसके पिता द्वारा जीता गया था। मकदूनिया के बाद पूरे यूनान पर कब्जा करना है, तो इसने क्या किया, यूनान पर कब्जा करना चालू किया। और चालू ऐसे किया कि ये ठीक ठाक सेनापति था, सैनिकों की भर्ती की जिम्मेवारी खुद देखता था कि कौन सैनिक हमारे संगठन में रहने चाहिए। क्योंकि अगर आपकी टीम मजबूत नहीं ना है तो आप हार जाएंगे, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई मैच हो या युद्ध हो। अगर आपका टीम मजबूत नहीं है, आपके टीम में मजबूत खिलाड़ी नहीं है, तो समझ लीजिए आप हार जाएंगे। अकेले युद्ध नहीं जीता जाता है, या कोई भी गेम हो, अगर अकेले खेलने वाला गेम है तो बात अलग है। लेकिन अगर वो गेम समूह में खेलने वाला है, जैसे कबड्डी हो गया या फुटबॉल हो गया या और भी कोई गेम, क्रिकेट हो गया, तो ये टीम मजबूत हो तभी आप जीत सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर युद्ध था। तो इसने अपने टीम को, यानी कि अपने सेना को क्या बनाया, मजबूत बनाया। और मजबूत इस तरह बनाया कि सैन्य हथियार, अच्छे सैन्य हथियार लाया इसने, और साथ में इस अच्छे सैनिकों को भर्ती किया और पूरे यूनान पर कब्जा किया। अब बारी किसकी थी, ईरान की थी, ईरानों पर कब्जा करने। क्योंकि ईरान वाले जब भारत में आए थे तो उस समय यूनान पर भी कब्जा किए थे, तो अब ये ईरान पर भी कब्जा किया और बहुत सारे क्षेत्रों को क्या किया, जीता। और शुरू से इसके दिमाग में क्या डाला गया था, तुमको विश्व विजेता बनना है, विश्व विजेता बनना है, विश्व विजेता। लेकिन विश्व विजेता ऐसे नहीं बन सकते थे, उस क्षेत्र को जीतना ही है। साथ में भारत, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा फेमस कोई अगर देश था तो कौन था, भारत था। इनके भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, यहाँ पर सब कुछ था, समझ लीजिए। व्यापार बहुत ज्यादा भारत से होता था, विश्व में कोई सामान कहीं पर मिले चाहे ना मिले, भारत में जरूर मिलेगा वो, समझ लीजिए। इतना ज्यादा भारत का नाम हो गया था कि कोई भी व्यापारी का कोई सामान बेचना हो भारत में आता था, कोई सामान खरीदना हो भारत से लेकर जाता था। समझ लीजिए कि भारत का पूरा नाम था, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी था कि हमको क्या जीतना है, भारत जीतना। और एक बात, ये विश्व विजेता क्यों कहलाया, विश्व विजेता का मतलब, विश्व विजेता का मतलब कैसे विश्व विजेता कहलाया, क्या पूरे विश्व को जीत लिया था, नहीं। पूरे विश्व जितने उस समय देश इन लोगों को मालूम था कि हाँ इतने देश है, उतने देश को ही जीता था। ये नहीं कि इंग्लैंड को, अमेरिका को, ये सबको नहीं जीता था, ये ध्यान रखिएगा। उन सारे देशों से उस समय तो ये सब पता भी नहीं था कि वो सारे देश थे। जो भी इनके पास देश थे ना, उन्हीं देशों को ये क्या किया था, जीता था। और एक बात समझिए ना, यहाँ पर विश्व कप होता है ना, विश्व कप होता है तो क्या होता है, विश्व के सारे देश की क्रिकेट वाला विश्व कप होता है, विश्व के सारे देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं। जो क्रिकेट खेलता है वही पार्टिसिपेट करता है, और जो फाइनल मैच जीतता है तो माना जाता है कि वो विश्व विजेता है। क्या माना जाता है कि क्रिकेट के क्षेत्र में वो विश्व विजेता है। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि जो देश क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्या उसको भी हरा दिया है, वो नहीं, क्योंकि वो खेल ही नहीं रहे। जब खेल नहीं रहे हैं तो भी मान लिया गया कि नहीं खेल रहे हैं, तो मतलब उसको भी क्या किया, जीत लिया। जैसे अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता है, चीन क्रिकेट नहीं खेलता है, और भी और सारे देश हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते। क्रिकेट नहीं खेलते तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उन सारे देशों से भी कोई अगर देश विश्व विजेता बनता है, वर्ल्ड कप जीतता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि उन देशों को भी हराया। लेकिन माना जाता है कि वो खेल ही नहीं रहे हैं, तो जितने भी देश खेल रहे हैं उन सारे देशों में विजेता है, इसीलिए विश्व विजेता मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी था कि उस समय जितने भी ज्ञात देश थे उन सभी देशों को क्या किया था, ये जीत लिया था। बस एक देश इसको जीतना बाकी था। कौन सा देश जीतना बाकी था, भारत को। अगर भारत को भी जीत लेता तो ये समझिए कि विश्व विजेता बन जाता। लेकिन ये जिस रफ्तार से चला था ना, तो भारत को भी जीत लेता। लेकिन भारत को जीतने में सबसे बड़ा अड़चन इसको क्या था, इसको मालूम भी नहीं था कि वो अड़चन है, लेकिन वो इसके लिए थे वो कौन कौन थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। इसको पता भी नहीं था कि दो लोग इसको रास्ता रोके हुए हैं। लेकिन अब इसका रास्ता भी रुक गया, रास्ता भी मुड़ गया, फिर वापस इधर भी लौट आया, लेकिन इसको पता नहीं चला कि इसका रास्ता रोक कौन रहे हैं। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो मौर्य वंश पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में जरा समझते हैं। भारत का नक्शा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र से ये भारत की तरफ बढ़ रहा था। किस क्षेत्र से बढ़ रहा था, भारत की तरफ। और आपको पता है कि इधर मध्य एशिया से भारत में आने के लिए हिंदुकुश पर्वत पार करना होगा, और हिंदुकुश पर्वत पार करते समय ये हैबर दर्रा, ध्यान रखिएगा, पर्वत का नाम हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वत और दर्रा, ध्यान रखिएगा। कौन सा दर्रा, हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश
हिंदू कुश पर्वत का नाम आपको पता ही होगा। और हैबर दर्रा, ध्यान रखिएगा, कौन सा दर्रा पार किया था ये? हैबर दर्रा पार किया था। एक और बात समझिए, दर्रा का मतलब समझते हैं क्या होता है ना? पहाड़ों के बीच में जो धंसा हुआ रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। लोगों को आने जाने के लिए हो जाता है वो रास्ता। अब कैसे होता है वो? या तो पहले भूकंप के कारण धंस गया होता है, या पहले नदी गुजर रही होती है, बाद में नदी सूख जाती है तो लोग उसको आने जाने के लिए उपयोग करते हैं, वही होता है दर्रा। तो भारत में हिंदू कुश पर्वत के पार करके आएगा, ऊपर चढ़ कर आएगा, कैसे? घोड़ा वोड़ा लेकर आएगा, घोड़ा हथियार ये सब कैसे लेकर आएगा? तो इसीलिए ये लोग दर्रा ढूंढते थे कि पहाड़ों में दर्रा कहाँ है, कहाँ से रास्ता है कि हम क्या करना चाहिए, भारत में आ जाए। तो यह हैबर दर्रा होते हुए इधर इस सारे क्षेत्रों को जीतते हुए आ रहा था। एक और बात समझिए, जब ये ईरान और जब ईरान वाले क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़ रहा था ना, तो ये सूचना भारत में मिल गई। कहाँ पर? तक्षशिला उस समय विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस था। एक समय में नालंदा फेमस था ना, उसके बाद नालंदा फेमस हुआ। तक्षशिला के बाद कौन फेमस हुआ? नालंदा। तो ये उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर था, तक्षशिला। और ये सूचना मिल गई कि ये जो सिकंदर है ये भारत की तरफ बढ़ रहा है, और भारत की तरफ में एक ही दिन में थोड़े बढ़ जाएगा, एक ही दिन में भारत की तरफ बढ़ जाएगा, नहीं, कैसे नहीं बढ़ेगा? ये हवाई जहाज से थोड़े आ रहा है कि एक ही दिन में 2 दिन में भारत में आ जाएगा, नहीं। उस समय लोग कैसे आते थे? पैदल आते थे। कैसे? पैदल, वो भी नदी पहाड़ झरना ये सब पार करके आना है तो धीरे धीरे ही आएंगे। और जीतते हुए सारे क्षेत्रों को आ रहा था ना, ये कोई ऐसा थोड़े है कि सभी शासक रास्ता दे रहे हैं कि जाइए 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 जाकर भारत पर आक्रमण कीजिए, ऐसा नहीं ना। ये सारे क्षेत्रों को जीतता हुआ आ रहा था तो समय तो लगेगा। तब तक यहाँ पर सूचना मिल गई, कहाँ पर? तक्षशिला में। एक और बात आप समझिए, ये सूचना कैसे मिलता होगा? ये सारे शासकों को, इधर के शासक की सूचना मिल गई, इधर सारे शासकों को सूचना मिल गई कि ये जो सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। सभी के मन में सिकंदर के प्रति खौफ था। खौफ कैसे था? सबको पता था कि अगर सिकंदर जहां पर आक्रमण करता है तबाही मचा देता है, तबाही मचाता है, उस राजा को तो हराता ही है, साथ में तबाही मचाता है, लूटपाट मचा देता है, वहां से जितने भी सामान होते हैं, जितने भी कीमती सामान होते हैं वो वहां से लेकर चला जाता है। अधिकतर राजा तो ऐसे ही डर गए थे। और सबको ये बात पता था कि सिकंदर के पास बहुत अच्छे घोड़े हैं, हथियार बहुत अच्छा है, और उसके पास सैनिक बहुत ही ताकतवर सैनिक, और उसके पास ये जो सेना है वो बहुत विशाल सेना है। क्या क्या पता था? सैनिक बहुत ताकतवर है, हथियार बहुत मजबूत है उसका, साथ में ही उसके सेना की संख्या बहुत अधिक है, और उसके पास घोड़े ठीक ठाक घोड़े हैं। मतलब घोड़े जो है, घोड़े भी बहुत अच्छे ताकतवर घोड़े हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब बात इधर प्रसारित होने लगी। और ये सब पता कैसे चलता था? इस समय अगर पता चलना हो कहीं पर भी किसी भी चीज का, तो या तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है, यही माध्यम से पता चलता है ना। उस समय कैसे पता चलता था? 2-3 चीजों से पता चलता था। एक तो गुप्तचरों द्वारा। हाँ, सभी राजा अपने अपने क्या रखते थे? गुप्तचर रखते थे कि आसपास की शासकों की सूचना मिले, और कौन किस पर आक्रमण कर रहा है उसकी सूचना मिले। तो गुप्तचर जाकर सूचना देते, देखिए ये आक्रमण करने वाला। दूसरा तरीका, व्यापारियों द्वारा। जब व्यापारी व्यापार करने इधर जाते थे, इधर व्यापार करने जाते थे, तो इधर से व्यापार करके आते थे, तो इधर के लोग बताते कि देखिए ये भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन जा रहा है? इधर से सिकंदर जा रहा था। वही व्यापारी भी आते थे तो बताते थे कि देखिए ये सिकंदर उधर से आ रहा है। ये किसी और को पता चलता फिर व्यापारियों को कि आ रहा है कहाँ पर? भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ के तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था उस समय का। यहाँ के एक आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। इनको अपने भारत की, देखिए भारत की चिंता तो सबको थी, लेकिन इनको दिख गया था कि अगर आक्रमण कर दिया सिकंदर ना, तो इन सभी शासकों को कोई नहीं उसको रोक सकता, क्योंकि बहुत ताकतवर था। और साथ में ही इधर सभी राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे, कि इतना छोटे छोटे क्षेत्र में बटे हुए थे कि ऐसे ही सबको निपटाते हुए आगे बढ़ता। कौन? सिकंदर। तो उस समय सबसे जो शक्तिशाली भारत में क्षेत्र था वो मगध था। मगध के पास बहुत सारी संख्या में सेनाएं थी, लगभग 2 लाख से अधिक सेनाएं थी मगध में। और वहां के शासक जो था उस समय नंद वंश का शासनकाल था, धनानंद था। तो चाणक्य को बात पता थी कि अगर कोई रोक सकता है सिकंदर को, तो वो रोक सकता है मगध का जो शासक है धनानंद, वही रोक सकता है, और किसी में क्षमता नहीं है रोकने की, क्योंकि सबसे ताकतवर सेना यहीं पर है। और एक और बात, रोक तभी सकता है जो अभी से ही प्लानिंग में रहेगा। अगर प्लानिंग में नहीं रहेगा, अगर अचानक आक्रमण कर दिया ना सिकंदर, तो समझिए रोक भी नहीं पाएगा। तो ये कहां पर पहुंचे?
इस विश्वविद्यालय से निकलकर ये मगध की तरफ बढ़े। कौन? चाणक्य। किसको समझाने के लिए? ये समझाने के लिए बढ़े ये नंद वंश के शासक को, धनानंद को। तो ये पहुंच गए मगध में, और मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वहां पर भी पहुंच गए। पाटलिपुत्र में पहुंचने के बाद जब पहुंचे इसके महल में, किसके महल में पहुंचे? ये धनानंद के महल में पहुंचे। कौन? चाणक्य। चाणक्य पहुंचे महल में, तो देख रहे हैं कि ये अपने अपने स्वार्थों में, अपने शारीरिक मनोरंजन में एकदम व्यस्त था। समझ लीजिए एक इतने बड़े क्षेत्र का राजा अगर मनोरंजन में व्यस्त रहा तो समझ लीजिए क्या हाल हुआ होगा वहां के जनता का। तो मनोरंजन में व्यस्त था, तब तक ये पहुंचे और कहा कि ये अपने बारे में बताया कि हम यहाँ के आचार्य है, और ये बताने लगे कि देखिए महाराज उधर से एक आ रहा है सिकंदर, और वो अगर भारत पर आक्रमण कर दे तो समझिए कि पूरा तहस नहस कर देगा। लेकिन धनानंद ने जैसे ये बात सुना कि मगध पर अगर सिकंदर आक्रमण कर देगा तो मगध को तहस नहस कर देगा, उसको तो अंदर घमंड था कि हमको कौन तहस नहस कर सकता है। किसके अंदर घमंड था? ये बात धनानंद के अंदर घमंड था कि हमको कौन तहस नहस कर सकता है। जैसे ये बात चाणक्य ने कहा ना कि अगर मगध में अगर वो आ गया तो मगध को तहस नहस कर सकता है, आ गया धनानंद को गुस्सा कि हमको कौन तहस नहस कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर घमंड भरा था। जबकि चाणक्य को साफ साफ दिख रहा था कि उसके पास बहुत ज्यादा ताकतवर सेनाएं हैं, अगर पहले से तैयार ना हुआ जाए तो समझ लीजिए वो तहस नहस करेगा ही करेगा। इस बात से कौन गुस्सा हो गया? इस बात से धनानंद गुस्सा हो गया, और धनानंद और चाणक्य के बीच वाद विवाद होने लगा। चाणक्य ने कहा कि देखिए अगर नहीं संभाल पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और आप ऐसे अगर मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे तो आपकी जनता परेशान हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। इतने बात धनानंद ने सुना ना तो और ज्यादा गुस्सा हो गया कि हमको ये एक शिक्षक, एक मामूली सा शिक्षक हमको ज्ञान दे रहा है कि राजा को कैसे रहना चाहिए, जबकि शिक्षक मामूली नहीं होता है। समझ लीजिए शिक्षक जो होता है वो चाणक्य जो थे वो बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। समझ लीजिए शिक्षक कोई साधारण नहीं होता। उन्होंने ही कहा था कि शिक्षक क्या होता है? साधारण नहीं होता है। तो क्या हुआ, ऐसे ही वाद विवाद होने लगा। तो धनानंद ने ये अपने सैनिकों को ये कहा, क्या कहा कि इस आचार्य को उठाकर महल से बाहर फेंक दिया जाए। तो उनको ये चाणक्य को उठाकर कहाँ फेंक दिया गया? महल से बाहर फेंक दिया गया। तो वहीं पर चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया। क्या प्रतिज्ञा लिया? तुम्हारे साम्राज्य को हम क्या करेंगे? नष्ट करेंगे, और तुम्हारे जगह पर एक योग्य शासक लाएंगे, और योग्य शासक लाकर और भारत को, जितने भी भारत अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है, हम उसको क्या करेंगे? एक करेंगे। और वहां से प्रतिज्ञा लेकर निकल गए। तो वहां से प्रतिज्ञा लेकर निकलने के बाद इन्होंने क्या किया? अब ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ले ली थी कि इसके जगह पर कोई और क्या करना है, एक और शासक को लेकर आना है। तो मगध में ही देखिए एक ऐसे होनहार बच्चे को खेलते हुए कि वो सब चीज में ठीक था, दौड़ने में ठीक था, सब कुछ में ठीक था। तो उस बच्चे को क्या किए? वहां से बहुत तरह की कहानियां हैं, आप इस कहानियों को देखेंगे तो और भी अच्छा है। चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य एक सीरियल भी है, तो उसको भी सीरियल जो है उसको भी आप देखेंगे, यूट्यूब पर ही है, यूट्यूब पर देखेंगे तो अच्छी वो सीरियल ठीक ठाक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छा से बताया गया है। तो वो बच्चे को खेलते हुए देखे तो उसकी माँ थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, ध्यान रखिएगा। तो उसका कुछ परीक्षा लिए, कुछ टेस्ट लिए, और टेस्ट लेने के बाद उसको उसके माँ से बातचीत करके और उसको कहाँ पर लेकर गए? यहाँ पर तक्षशिला में। किस तरह की शिक्षाएं देने के लिए? एक अच्छे कुशल योद्धा बनने की शिक्षा देने के लिए कहाँ पर लेकर गए? तक्षशिला में। और उसको शिक्षित करने लगे, और शिक्षित करने के बाद क्या हुआ? उसको बताया कि देखो हम लोगों को किसको रोकना है? सिकंदर को रोकना है। और सिकंदर को रोकना है, तब तक सिकंदर इधर पहुंच चुका था। किधर पहुंच चुका था? इधर। और जैसे ही सिकंदर तक्षशिला में पहुंचा तो वहां के राजा जो आम्भी था वो खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। उसके सामने क्या किया? खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। कौन? सबसे पहला, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, ये हाइबर द्वारा पता हो गया, भारत का पहला शासक जो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया था आम्भी था। ध्यान रखिएगा, आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि महाराज क्या कह रहे हैं बताइए, हम आपकी सेवा में क्या है, हाजिर है। समझ लीजिए बिना लड़े हुए सिकंदर की सेना के सामने ये आत्मसमर्पण कर दिया। कौन? आम्भी। आत्मसमर्पण कर दिया, अपने दरबार में बैठने का जगह दिया दरबार में बैठने के लिए। तो यहीं से
सिकंदर ने भी सबसे पहले सोचा कि अगर भारत के जैसे ये आत्मसमर्पण किया है, भारत के सारे राजा अगर आत्मसमर्पण कर देंगे तो हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। तो इसने क्या किया, यहीं से सभी राजाओं के पास में, जो छोटे राजा थे बड़े राजा थे, सभी राजाओं के पास में आम्भी से पत्र भिजवाया, लिखवा कर कि सिकंदर द्वारा ये बात कहा गया है, अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं आप लोग तो आप पर हमला नहीं होगा, नहीं तो हमला के लिए क्या रहिए, तैयार रहिए। यहाँ से सारे राजाओं को, भारत के जितने भी राजा थे सारे राजाओं को क्या हुआ, पत्र भेजा गया, सारे राजाओं का आत्मसमर्पण कर दीजिए। तो उसमें से कुछ राजाओं ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन बहुत सारे राजाओं ने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो सबसे पहला जो इसने हमला किया वो पंजाब के शासक पोरस पर हमला किया। सबसे पहला हमला पोरस, ध्यान रखिएगा। और पोरस की जितनी भी कमियां थी तक्षशिला के राजा आम्भी ने बता दिया कि क्या क्या कमियां हैं पोरस में और कहां कहां पर पोरस कमजोर पड़ सकता है। ये सब कुछ पूरा डिटेल में किसको बता दिया, सिकंदर को। अब समझिए आपका पड़ोसी को नहीं पता होगा, ये पड़ोसी ये था ना, पंजाब का पड़ोसी था ये, तो सब पोरस की कमियों को बता दिया। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो ध्यान रखिएगा, वो झेलम नदी के तट पर हुआ था, ध्यान रखिएगा, झेलम नदी के तट पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। पहले पोरस बहुत ज्यादा मतलब इस युद्ध में पहले पोरस का पलड़ा भारी लग रहा था और पोरस के हाथों कई बार सिकंदर बच गया इस युद्ध में। अंतिम में क्या हुआ, मतलब लगभग 1000 से अधिक संख्या में घोड़ों की मतलब घोड़े पर बैठे सैनिकों के संख्या के साथ में सिकंदर ने किसको घेर लिया, पोरस को घेर लिया और ये युद्ध पोरस हार गया। पोरस को बंदी बनाया गया और सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने कहा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अभी भी पोरस ने आत्मसमर्पण नहीं किया, ध्यान रखिएगा। तो कैसे व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा कि एक शासक दूसरे शासक के साथ जैसे व्यवहार करता है वैसे ही व्यवहार किया जाना चाहिए। इतनी बहादुरी देखकर, इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ा, ये सब देखकर सिकंदर ने पोरस को छोड़ दिया। कहा कि ठीक है तुम्हारे राज्य हम तुमको वापस लौटाते हैं, लेकिन हम तुमको हराए हैं तो सैनिक मदद हमको तुमको देना पड़ेगा। अब पोरस को क्या भी पोरस क्या करे, जब हारा हुआ है तो सैनिक मदद तो देगा ही कि आगे हम बढ़ रहे हैं, तुमको क्या देना पड़ेगा, सैनिक मदद देना पड़ेगा। तो ये कहाँ पर ये पोरस मान गया कि ठीक है सैनिक मदद हम देंगे। अब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। कौन आगे बढ़ने के लिए, सिकंदर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया और ब्यास नदी के तट पर ये लोग पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे, ब्यास नदी के तट पर। अब ये याद रखिएगा, इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम ये तो बताए थे कि आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कि चैप्टर लंबा है, अभी और भी बहुत कुछ इसमें बताना बाकी है। कैसे सिकंदर वापस लौटेगा, क्या होगा, इसके बारे में बताना अभी बाकी है। तो हमें लगता था कि आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आज नहीं खत्म होगा। तो हमें लगता समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें समझ में आ गया होगा।